तो आकाशवाणी की तरफ से जब संदेशा जाता है हमारे सोल्जर्स को तो वो क्षण बहुत खास होता है। तो आप कहीं पर भी हों, किसी भी बॉर्डर पर खड़े हों या किसी भी मोर्चे पर या फिर देश के प्रति कोई सेवा कर रहे हों, आप यूनिफॉर्म में हो या यूनिफॉर्म के अलावा, द मैन और द पर्सनल इन द यूनिफॉर्म एंड द सोल्जर विदाउट द यूनिफॉर्म, आप सबका स्वागत है संदेश टू सोल्जर्स में। दोस्तों, हम लोगों ने बात की है हर प्रोग्राम में जाबाज सिपाहियों से, जाबाज अफसरों से, लेकिन आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जिनका लक्ष्य हमेशा से ही कुछ खास रहा है। He has never thought anything except victory. मेजर जनरल डॉक्टर जगबीर सिंह ढुल विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बहुत ही खास लम्हा। मेजर जनरल ढुल, आपका स्वागत कर रहा हूं शो में। थैंक यू सो मच सर। जब भी हम द मैन इन यूनिफॉर्म उनकी बात करते हैं तो हम सिविलियंस के रगों में जो खून है ना, उसकी रफ्तार तेज हो जाती है। और आप लोगों से मिलके जब हम देखते हैं कि इतने सटल वे में आप बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं वो पार कर जाते हैं, उनका सामना करते हैं, कैसे कर लेते हैं आप लोग? मुनीश जी, ये आपने बहुत एप्ट क्वेश्चन पूछा है। ये मैं 90% कंट्रीब्यूशन ट्रेनिंग को देता हूँ, और जो स्पिरिट सोल्जर्स की डेवलप होती है, स्पिरिट द कोर होती है, डिसिप्लिन होता है, और जो यूनिट की फाइटिंग स्पिरिट होती है वो हमें मोटिवेट करती है कि कोई भी चैलेंज हो उसको हम फेस कर लें और विक्ट्री हासिल करें। इसमें हमें केवल अपना लक्ष्य नज़र आता है, ठीक है, और बीच की जो मुश्किलें हैं वो अपने आप ही मंदी पड़ जाती हैं। दोस्तों, जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो मेजर जनरल डॉक्टर जगबीर सिंह ढुल वीएसएम रिटायर्ड, उनकी आवाज़ है। बड़े बड़े जो असाइनमेंट्स हैं जब उनको दिए गए तो वो पीछे नहीं हटे, बिल्कुल सीना तान के उन चट्टान रूपी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। किसके लिए? हम सब के लिए। कुछ अपॉइंटमेंट्स की अगर बात करूं, आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स रहे, कंट्रोलिंग 4 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जहां पे 25,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स और 425 इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स की यूनिट है। मेजर जनरल ईएमई के साथ वेस्टर्न कमांड को कंट्रोल कर रहे थे, और ये जो यूनिट की हम बात कर रहे हैं ये 4 जो राज्यों में है उस पर फैली हुई थी। अगर मैं अपने श्रोताओं को यहाँ बताऊं और आपसे भी जानना चाहूँ, बालाकोट स्ट्राइक जब हुई तब आप शायद वेस्टर्न कमांड में ही थे। वो लम्हा, वो क्षण, क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। उस टाइम पर मैं वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर में मेजर जनरल ईएमई के पोस्ट पे सेवारत था, और ये जो पोस्ट है मैंने फरवरी 2017 में ऑक्यूपाई की थी, और वहाँ मैं 2 साल तक रहा। जिस टाइम पर बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उस दिन अर्ली मॉर्निंग 3 बजे हमारे पास मैसेज आया था कि हमारे एयरक्राफ्ट्स ने टारगेट्स बालाकोट में स्ट्राइक किए हैं, तो अपनी फोर्सेस को आप तैनात कर दीजिए जी। और हमने इमीडिएटली कार्रवाई करी, और 1/3 ऑफ द फोर्सेस को हमने इमीडिएटली बॉर्डर्स पे भेज दिया, और हम पाकिस्तान की रिटेलिएशन का इंतजार कर रहे थे। साथ ही एयरफोर्स के साथ हमारा बहुत अच्छा तालमेल था। एयरफोर्स के हवाई जहाज कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर हवा में गश्त लगा रहे थे, जिससे दुश्मन का कोई भी हवाई जहाज आए या कोई भी हमला आए उसका अच्छी तरह से सामना किया जा सके। हमने सारे इक्विपमेंट को बिल्कुल ठीक हालत में रख करके और उनको आगे पोस्ट पर डिप्लॉय कर दिया, और हम बिल्कुल तैयार थे हर टाइप की इवेंचुअलिटी को फेस करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा चैलेंज था, और ये बालाकोट स्ट्राइक
बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था, जिसमें एयरफोर्स ने जो टारगेट्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड इलाके में थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, उन पे अटैक किया और बहुत सारी कैजुअलिटीज़ वहाँ की। इनफैक्ट जो NTRO की रिपोर्ट थी कि वहाँ 300 मोबाइल ऑपरेट कर रहे थे, जो कि वहाँ इस ऑपरेशन के बाद साइलेंस हो गए। पाकिस्तान ने इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने 43 दिन तक कोई भी रिपोर्टर उस इलाके में जाने नहीं दिया, और बाद में कवर अप करके ये बताया कि वहाँ पर कुछ भी उनका नुकसान नहीं हुआ, और केवल जो वहाँ का जंगली इलाका है उस पे हवाई जहाज के बम गिरे। तो ये केवल कवर अप ऑपरेशन था उनका, अदरवाइज ये बहुत ही हमारा सक्सेसफुल ऑपरेशन था। राइट देन बालाकोट स्ट्राइक हुई। हमें लगा कि एयरफोर्स ने ही सिर्फ कार्रवाई की, लेकिन हमारी जो थल सेना थी वो भी बहुत चौकन्नी थी। और उस समय मैं कहूँगा कि मेजर जनरल ढुल वेस्टर्न कमांड पर ही मौजूद थे, और एक लक्ष्य जो भारतीय सेना ने हासिल करना चाहा, आर्म्ड फोर्सेस ने हासिल करना चाहा, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ हुआ। लेकिन दोस्तों, कहना चाहूँगा कि दुश्मन सिर्फ सरहदों के पार नहीं है, कई बार दुश्मन हमारे अंदर भी मौजूद होता है, और वो दुश्मन है हमारा डर। संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल डॉक्टर जगबीर सिंह ढुल, VSM रिटायर्ड। और आपने स्कूलिंग की मिलिट्री स्कूल अजमेर से। वो एक चैलेंज था, क्योंकि वो चेंज ऑफ लैंग्वेज था, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद NDA खड़क वासला पुणे में आप गए, और फिर IMA देहरादून में, जहां आपको बेस्ट फायरर का जो अवार्ड है वो दिया गया, एंड थर्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। सर, ये मैं जानना चाहूंगा कि ये चैलेंज कैसे था फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश मीडियम में जाना मिलिट्री स्कूल ऑफ अजमेर में? ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था मेरे लिए जी, क्योंकि मैं रोहतक में पढ़ता था और हिंदी मीडियम स्कूल था। उसके बाद जब मैं मिलिट्री स्कूल अजमेर में गया तो उन्होंने एक एंट्रेंस टेस्ट लिया, और उस एंट्रेंस टेस्ट में वो बेसिकली चेक करना चाहते थे कि बच्चे को 5th में एडमिशन दिया जाए या 6th में एडमिशन दिया जाए। तो लकीली मैं उसमें क्वालिफाई हो गया और मुझे 6th में एडमिशन ऑफर किया गया। लेकिन वहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जाते थे, तो मुझे मैथ्स वगैरह में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन साइंस, सोशल स्टडीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुझे अभी भी याद है मेरे को लगभग 100 में से 30 नंबर आया करते थे इन दोनों सब्जेक्ट्स में। लेकिन मैंने अपनी मेहनत जारी रखी, और केवल मैंने एक सिंपल सा प्रिंसिपल अपनाया। मैंने ये सोचा कि क्लास में जो चीज़ कवर हो रही है, घर में जा कर के, कमरे में जा कर के उसको रिवाइज करना है, और अगले दिन की क्लास वाला जो पोर्शन है मैं पढ़ के जाऊँ। ओके। मैंने ये चीज़ कंटिन्यू की 1 साल, और 1 साल के अंदर ही मुझे चेंज नज़र आ गया, और मैंने करीब 1 साल के बाद जब एग्ज़ाम जो हुआ, उस एग्ज़ाम में मैंने फर्स्ट रैंक हासिल किया। ओके। तो ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज था, और पूरी क्लास के लिए सरप्राइज था। सो धीरे धीरे इस चीज़ को मैंने आगे भी फॉलो करने की कोशिश की, और फिर मैं NDA में सिलेक्ट हो गया, और उसके बाद हम IMA में चले गए। ओके। IMA में जाने के बाद मैंने ये सोचा कि जो बाकी कैडेट्स हैं उनसे मुझे अच्छा करना है, और फायरिंग में मुझे स्पेशल इंटरेस्ट था। तो फायरिंग में जब भी मैं प्रैक्टिस के लिए जाता था और मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी ख़राब होती थी, मैं दोबारा फायरिंग स्क्वाड में शामिल हो जाता था, और फायरिंग के लिए दोबारा वॉलंटियर करता था, और मैं फायर करता था। तो लकीली इस तरीके से मैंने अच्छी प्रैक्टिस करके फायरिंग में अपनी निपुणता हासिल करी। ओके। और मुझे ये अवार्ड मिला। तो ये जो आपने फायर किया, ये कोई स्पेशल गन है या बहुत सारी गन्स हैं उसके, फिर ओवरऑल जो है फिर वो एक स्कोर बनता है उसका? हाँ, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हमें राइफल शूटिंग 7.62 mm की सिखाते थे, और पिस्टल की शूटिंग सिखाते थे, और लाइट मशीन गन 7.62 mm की शूटिंग सिखाते थे।
और ये सभी वेपन्स की जो फायरिंग है उसका एग्रीगेट स्कोर लेकर के ये जो ट्रॉफी है वो डिसाइड की जाती थी। तो मुझे बेस्ट फायरर की ट्रॉफी मिली और साथ में मुझे 3rd इन ऑर्डर ऑफ मेरिट का मेडल भी मिला और टैक्टिक्स का गोल्ड मेडल भी मिला, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। सर उसके बाद आपके भी तो लक्ष्य बढ़ गए होंगे, उन्होंने आपको भी ये लगा होगा कि आई कैन नाउ प्रोवाइड मोर क्वालिटी टू द आर्म्ड फोर्सेस। एक अलग कॉन्फिडेंस आता है ना जब एक यंग एज में ट्रेनिंग में ही आपको ऐसा अवार्ड मिल जाता है, आपको सम्मान मिल जाता है। बिल्कुल मुनीश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अव्वल दर्जे का होने लग गया और उसके बाद मैंने ये ठान लिया कि जो सुपर ब्लॉक है, आईएमए का सुपर ब्लॉक होता है जी, फर्स्ट 20 पोजीशंस आउट ऑफ 350 कैडेट्स। ओके। तो मैंने सोचा कि मैंने सुपर ब्लॉक में अपना नंबर हासिल करना है और मैं 3rd इन ऑर्डर ऑफ मेरिट आ गया और जो भी मेरे को चॉइस ऑफ आर्म सर्विस लेनी थी वो मुझे मिल गई, क्योंकि केवल सुपर ब्लॉक के जो कैडेट्स होते हैं, जेंटलमैन कैडेट्स, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ओके। So, इसलिए मुझे फ़ायदा हुआ क्योंकि मैं कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियर्स में जाना चाहता था और वहाँ जाने का मुझे मौका मिल गया। आई थिंक जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, दिमाग में मेरे बात आई कि इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, राइट? दी वॉरफेयर नाउ और दी कॉम्बैट्स दैट वी आर हैविंग, इट्स नॉट वन ऑन वन या मैन ऑन मैन की हम लोग बात नहीं कर रहे। आज टेक्नोलॉजी ने बहुत ओवर पावर कर दिया है हमारे वॉरफेयर को। बिल्कुल मुझे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल बगैर टेक्नोलॉजी के कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती जी। वो ठीक है कि मैन बिहाइंड द मशीन मैटर करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल होती जा रही है, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। और इसीलिए गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ पे ध्यान दिया है। ओके। और डीआरडीओ और एआईसीटी ने मिलके एमटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो 2021 में लॉन्च हुआ था। ओके। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन पब्लिक को ज़्यादा इस चीज़ का पता नहीं है और इसका भी हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा फोकस दिया है डिफेंस के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है कि बाय ईयर 2027 हमारे जो भी डिफेंस इक्विपमेंट हम खरीद रहे हैं 70% इक्विपमेंट हमारा स्वदेशी होगा। ओके। यह हमारे गवर्नमेंट का टारगेट है, व्हिच इज लाइक मेक इन इंडिया। बिल्कुल, ये आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। और साथ में गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो ईयर 2025 तक 50,000 करोड़ के हो जाने चाहिए और हम उस तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी कि एक ही साल में आप देखिए हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 54% बढ़ करके आए हैं और आज की तारीख में 13,000 MSMEs कंपनीज हैं जो डिफेंस सेक्टर में अभी काम कर रही हैं। तो ये बहुत काबिल तारीफ है और इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। हमारे बहुत ही ज़्यादा स्टार्टअप्स इसमें आने वाले हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बढ़ने वाली हैं। सर अभी संदेश टू सोल्जर्स में हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे, क्योंकि एक सवाल हम लोग पूछते हैं, हमारे जो भी यहाँ पे पर्सनल आते हैं, जो हमारे गेस्ट आते हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब आप अपना आर्मी का करियर आपने शुरू किया, गए, आपने बताया कि किस तरीके से आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी से निकले, फिर आपकी पोस्टिंग हुई, लेकिन साथ ही साथ यू वर अ बैचलर देन एंड देन यू मेट योर वाइफ। आपका वो एक और मतलब जोड़ीदार आपके साथ हो गई और एक और जर्नी साइमल्टेनियसली चलती रही आपकी। वुड यू लाइक टू टेल अस समथिंग अबाउट हर? हाँ बिल्कुल। मैं डिग्री कोर्स ख़त्म करने के बाद मेरी मैरिज हुई थी 1988 में और उसके बाद हमारी फर्स्ट पोस्टिंग थी लेह लद्दाख एरिया में। ओके। सो मैं हनीमून पे अलग से नहीं गया, लेह लद्दाख में ही मेरा हनीमून था। ओके। और वाइफ भी मेरे साथ थी और उस इलाके के जो चैलेंजेस हैं, मेरी वाइफ ने को भी मौका मिला कि वो चैलेंजेस को देखें। तो जब वो पहला उनका ट्रैवल जो एक्सपीरियंस था आपके साथ लेह लद्दाख का था,
बिल्कुल बिल्कुल। तो लद्दाख में आके उन्होंने ही बोला कि आप यहाँ पे ले आए, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा मैंने गलती कर दी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, तो वो एक्सपेक्टेड था। लेकिन वो यस, उनको दिल में धड़कन जरूर तेज हुई थी, क्योंकि जब हम जाते थे और जो टेम्परेरी ब्रेजेस वगैरह होते थे, जब उस पर गाड़ी मूव कर रही होती थी और नीचे बर्फ होती थी, और जिस तरीके से गाड़ी स्किड करती थी, उनकी भी कई बार सांसें रुक जाती थी। तो ये बहुत ही अच्छा चैलेंज था। और जिस तरीके से स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस हम करते थे उधर, जोजिला पास को खुला रखना और सड़क को वो साफ रखना जिससे कि ट्रैफिक उस पे चल सके, और उस टाइम पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती थी कि ले एयरफील्ड का पूरा मेंटेनेंस, टारमैकिंग वगैरह, ग्रेफ वर्कशॉप में था मैं वहाँ, तो वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पूरा इक्विपमेंट को ठीक ठाक रखना। तो ये जो चैलेंजेस हैं बहुत करीब से उन्होंने देखे हैं। आप मजाक मजाक में ये नहीं कहते थे देखो तुम्हारे लिए मैं सड़क क्लियर करवा रहा हूँ, एयरक्राफ्ट का रनवे क्लियर करवा रहा हूँ, जस्ट टू इम्प्रेस हर? बिल्कुल 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 सही। यू ब्लशिंग, आप अभी ब्लश कर रहे हैं। आई वांट टू टेल योर वाइफ कि आप कैसे ब्लश कर रहे हैं आज भी वो लम्हा याद करके। मस्ट हैव बीन वेरी स्पेशल ना सर फॉर यू? नहीं नहीं, इट वाज वेरी स्पेशल। इनफैक्ट एक इंसिडेंट मुझे अभी भी याद है और मेरी वाइफ को भी याद है जी। जब हम ये ऑपरेशन सुपरवाइज करने के लिए गए थे और रास्ते में हमारी गाड़ी और पूरा ट्रैफिक उधर ब्लॉक हो गया था, क्योंकि वहाँ पर एवलांच रास्ते में आ गया था। और पूरी रात भर जब हम घर में नहीं आए तो वो भी काफ़ी घबरा गई थी, और हम 24 घंटे के बाद जब बाद में अगले दिन घर में पहुँचे तो शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो ये यूनिक एक्सपीरियंस था उनके लिए भी, पहली बार। तो ये न्यूली वेड लेडी के लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस होता ही है, आप समझते हैं। मैं अगर आपकी जगह होता, अगर मैं, क्या है ना सर, इमेजिनेशन में हम ब्रॉडकास्टर्स जीते हैं, अगर मैं होता तो मैं घर पहुंच के उन्हें हेलो हाय कुछ नहीं कहता, मैं कहता जय हो। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप। मेजर जनरल डॉक्टर जगबीर सिंह ढुल आज के हमारे गेस्ट हैं, और इस समय हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं, उनकी वाइफ मैडम गीता ढुल हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैडम, आपका मैं स्वागत कर रहा हूं, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ पे बुलाने के लिए मुझे। और शुक्रिया हम आपका अदा करते हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आर्मी वाइव्स बहुत बिजी रहती हैं, दे हैव टू हैंडल सो मेनी फ्रंट्स, और घर के फ्रंट में ही बहुत सारे फ्रंट हो जाते हैं। बट सर ने हमें पिछले कट में ये बताया कि शादी के बाद आप लोग लेह लद्दाख चले गए थे, और उसके बाद सर आपके लिए सड़कें और एयरपोर्ट के जो रनवेज हैं वो क्लियर करवा रहे थे। बर्फ थी, वो कहते थे मैं इनके लिए करवा रहा हूँ क्लियर। ये बात सच है मैम? मैं आपको क्या बताऊं, शादी हुई और सीधा लेह लद्दाख। हाँ। जिंदगी में कभी बर्फ भी नहीं देखी थी, और बर्फ भी कोई वो नहीं मसूरी की या शिमला की बर्फ नहीं। अच्छा। सीधा लेह लद्दाख की बर्फ देखी। अच्छा। और इतना मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था कि लगता था अंधेरा हो जाता था तो पहाड़ जो बर्फ के होते थे ऐसा लगता था कोई देखते हैं, कोई मतलब देख रहा है मुझको चारों तरफ से। इट वाज सो स्केरी and it was very difficult and I don't know how he managed, but I also stayed with him for 2 years. वहाँ पे मैं 2 साल रही, और ये बिजी रहते थे पूरे टाइम रोड क्लियरेंस और इन सबको करवाने में। तो शुरू में तो मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि कई बार तो ऐसा हुआ कि ये रातों रात भी नहीं आते थे। तो मतलब आई वॉज जस्ट न्यूली मैरिड, मुझे इतना पता भी नहीं था कि क्या है सब कुछ। तो एक बार मैं इंटर का वेट करती रही, आए नहीं, पूरी रात नहीं आए, सुबह नहीं आए, एंड आई वॉज टू ओपन माई डोर, आई कुडंट ओपन इट बिकॉज इतनी स्नोफॉल हुई कि मेरा दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। एंड आई वॉज सो स्केयर्ड, एंड देन ही केम लेट, आई क्राइड। और मुझे बाद में पता चला ये उनकी सड़क वहाँ पे कुछ दब गई थी, धस गई थी, एंड दे वर बिजी इन क्लियरिंग द रोड फॉर द सिविलियंस। मैम, तो जब आर्मी वाइव्स ऐसे रोती हैं तो हमारे आर्मी के अफसर उन्हें मनाते कैसे हैं? तो उन्होंने क्या किया आपको मनाने के लिए? इतने साल यहाँ पे रहने के बाद ना आंसू भी नहीं निकलते हैं। वी आर एज स्ट्रॉन्ग एज आर्मी पीपल। ऑफ कोर्स यू आर मैम, नो डाउट्स अबाउट इट। लेकिन उस समय सर ने कुछ जो बहाने दिए आपने बड़ी आसानी से मैम मान लिया। नहीं, उन्होंने मुझे बहाने नहीं दिए, उन्होंने मुझे बिल्कुल बताया, क्योंकि इनकी शक्ल बता रही थी, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बुरा हाल था। अच्छा। एंड इतना ज्यादा वो टैनिंग हुई थी एक दिन में, बिकॉज सन बहुत स्ट्रांग होता है वहाँ पे। तो इतनी ज्यादा इनकी टैनिंग 24 घंटे में या पूरे दिन में हो गई थी कि आई कुड बिलीव हिम।
और मैं बहुत आराम से, मुझे बड़ी खुशी हुई है एंड इन हार्ट आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ माय हस्बैंड कि ही डिड सो मच फॉर द सिविलियंस सबके लिए. इट वाज रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. तो मैं मान गई, मैं रूठी नहीं बिल्कुल भी. है ना. और आपने कहा कि शादी सही जगह हो गई है. नहीं, मैंने सोचा शादी ठीक हुई नहीं हुई, लेकिन यही मेरी जिंदगी आगे अगले कई सालों तक ऐसी रहनी है. अच्छा मैम, ये हम पूरा देश आपको सुन रहा है इस समय, और न्यूज ऑन AIR जो हमारा ऐप है उसके माध्यम से हमारे को विदेशों में भी सुना जा रहा है. तो मुझे ये बताइए कि जो आर्मी वाइव्स हैं, दे आर मोर डोमिनेटिंग ऑन आवर आर्मी ऑफिसर्स, और वो घर पे भी डोमिनेट करते हैं? देखो, मैं डोमिनेट तो नहीं बोलूंगी इसको, बट हाँ, वी आर वेरी करेजियस, वेरी स्ट्रॉन्ग. बस वो डिफाइन हो गया मैम. तो मे बी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि हमने बहुत एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, खुशी, उदासी, हैप्पीनेस, जॉय, घबराहट, स्किप ऑफ हार्ट बीट, एवरीथिंग वी हैव एक्सपीरियंस. I know. और महसूस किया है. सर की कोई ऐसी बात जो आपको पसंद ना हो? सर अभी स्टूडियो के बाहर कॉफी पीने गए हुए हैं, तो आप बता सकती हैं हमें, उनको नहीं पता लगेगा. नहीं, देखिए, सर की सारी बातें मुझे बहुत पसंद है, बट उनमें से सिर्फ एक ये रहता है कि you know, when he is different when he is not wearing a uniform. Okay. And he is absolutely a different man when he wears a uniform. So the moment he wears a uniform, मैं भी बहुत डिसिप्लिन में आ जाती हूँ कि नहीं, अब पंगा नहीं लेने का है. अब नहीं. ओ, खुल गई मैम बात खुल गई. सर यहीं बैठे हुए हैं. अच्छा. पता नहीं कब आ गए, पता ही नहीं लगा मैम. मैं पलक झपक रहा था, पता नहीं कब आ गए मैम, पता ही नहीं लगा. अच्छा मैम, आपने पोल खुल गई मैम. आपने कहा ना कि नहीं, मैं भी जरा कंट्रोल में ही रहूंगी अब. हाँ, तो मैं इसीलिए, तो जैसे ये जब यूनिफॉर्म नहीं पहने होते, अपने सिविल ड्रेस में होते हैं, तो ही इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन. लेकिन जैसे पहनी यूनिफॉर्म, देन ही डजंट लुक राइट एंड लेफ्ट स्ट्रेट बिल्कुल. फिर हम सब बच्चे भी, हम सारे बोलते हैं भाई अब समझ जाओ, अब कोई पंगा नहीं लेना. तो दोस्तों, आप ये जो आवाज सुन रहे हैं, मेजर जनरल डॉक्टर जगबीर सिंह ढुल, उनकी वाइफ हैं गीता जी, और मेजर जनरल डॉक्टर जगबीर सिंह ढुल आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स में. मैम, इससे पहले कि सर से तो मैंने पूछा आपका म्यूजिक में कुछ शौक है, मना कर दिया उन्होंने. कह रहा तुसी चुनो. हाँ, देखिए, मैं आपको बताऊं, आर्मी ऑफिसर्स की जो वाइफ होती है ना, वो ऑलराउंडर होती है. हमारा म्यूजिक में, हमारा डांस में, हमारे लिटरेचर में, हम सब में बहुत अपनी जैसी भी परिस्थितियां आती हैं उसमें खूब खुश होकर अपना टाइम निकाल लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं जी. क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक बहती नदी की तरह है. ठीक है ना, जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं एक बहती नदी की तरह, पर हम उसको बड़े अच्छे से सेल थ्रू कर लेते हैं, बहुत एडजस्ट कर लेते हैं. तो इसलिए मेरा म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, डांस में बहुत इंटरेस्ट है. सर को आपने कभी कोई गाना गा के सुनाया? नहीं, गा के तो मैंने सुनाया था शादी के पहले, मतलब नेक्स्ट डे ही मैंने गा के सुनाया था. वाओ, मैम बताना चाहेंगी कौन सा गाना है? वो तो हिट हो जाएगा अब. और मैंने बहुत पुराना गाना है, कोई नहीं, बताइए ना. सुनाया था, बट इनको समझ नहीं आया कि मैं इतने प्यार से इनको गाना क्यों सुना रही हूँ. माय गॉड. कौन सा गाना था मैम? छोड़िए ना, बहुत पुराना गाना है, कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा ये गाना. मैम, हम लोग खोद के ले आएंगे, हम लोग भी कुछ कम नहीं होते. संदेश टू सोल्जर्स का ये तो मजा है. नहीं है मेरा इतनी अच्छी आप उसके बोल बता दीजिए, मैं गाना ढूंढता हूँ. अच्छा, ठीक है. कोई जाने या ना जाने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए. जस्ट आफ्टर मैरिज. अच्छा, तो ये मैम कौन सी फिल्म का है, कुछ मुझे आप बता पाएंगे? ये ना आई डोंट नो कौन सी पिक्चर का है ये, बट आई थिंक वो मिल जाएगा, इतना भी पुराना नहीं है. हाँ. तो मैंने भी ये बस इसकी यही लाइनें देखी थी कि मतलब इट वाज कमिंग फ्रॉम माय हार्ट, यू नो. मेरा एक्सप्रेशन था ये कि क्योंकि हम लोग शादी से पहले जानते नहीं थे, एक दूसरे से मिले नहीं थे, और शादी के बाद सडनली मिलना और फिर इतना वो हो जाना, तो मुझे लगा ये तो देखो डेस्टिनी है. कोई ऐसा इंसिडेंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी जो सर की यू नो उस यूनिफॉर्म के करियर में कोई ऐसा लम्हा जो आप शेयर करना चाहें? वो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है या कुछ. अच्छा, मैं वैसे अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड की तरह कोई, मैंने रिग्रेस मिलिट्री ट्रेनिंग तो नहीं करी जी, और मैं एक साइलेंट सोल्जर की तरह हमेशा इनके साथ रही हूँ. मुझे याद है जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था जी, और इनको पूरी अपनी डिव लेके मूव करना था जी, और ये आए और इन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ, और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस टाइम. अच्छा. तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहते ये, और हमारी पोस्टिंग बहुत रिमोट एरिया में थी उस टाइम, मतलब हम अपने पेरेंट्स से, इन लॉज से, पेरेंट्स से बहुत दूर थे.
तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो कहते ये नहीं बता सकता। मैंने कहा कब आओगे? कहते मैं नहीं बता सकता। माय गॉड। मैंने कहा तो फिर हमारा क्या होगा? तो ही सेड कि मेरी पैकिंग करो। फिर मैं पैकिंग करने में लगी रही। तो जब ये जाने लगे, दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, आई सेड मुझे कुछ तो बता के जाओ, और हम ऐसी जगह पे रहते हैं, हमारा क्या होगा? ही टर्न्ड बैक एंड ही सेड दिस यू शुड हैव थॉट बिफोर मैरिंग मी। मेरे से शादी करने से पहले ये सोच लेना चाहिए था। माय गॉड। एंड यू नो ही जस्ट लेफ्ट मी एंड आई डिडंट नो वेयर ही वाज गोइंग, बिकॉज इनको ये बता ही नहीं सकते थे मुझे। एंड वो मैंने अंडरस्टैंड किया। फिर मेरा बेटा उस टाइम मेरे ख्याल से 8th या 9th में था, तो उसने बोला मम्मा कोई बात नहीं, डैडी इज गोइंग टू लुक आफ्टर आवर कंट्री, आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर यू। तो मैंने कहा चलो। पर हमें लगता है गीता मैम, हमें लगता है कि ये फिल्मों में ही होता है कि यू नो आर्मी अफसर जो है मुड़ के कहते हैं कि ये शादी से पहले सोचना चाहिए था। हाँ, और ये बोल कर ही चले गए। पर आपकी एक्चुअल लाइफ में हुआ। सर मेरे साथ ही बैठे हैं, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था सर, तब वो व्हाट वाज दैट मोमेंट? आप घर से तो बोल कर चले गए, लेकिन आई एम श्योर आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था उस समय। यू नो दी ऑपरेशन वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड। हाँ बिल्कुल, ये पराक्रम के दौरान की बात है। आपको मालूम होगा कि 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, जिसमें 5 टेररिस्ट ने पार्लियामेंट पे अटैक किया था। और उनका मकसद था कि सभी पार्लियामेंटेरियंस को होस्टेज बनाना और जो भी उनकी मांगे थी वो पूरी कराना। तो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको वहीं शहीद किया। हमारे 12 के करीब कैजुअलिटी हुई, इंक्लूडिंग ये 5 टेररिस्ट। उसके बाद वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, और उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि फोर्सेस को मोबिलाइज कर लिया। और ये हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। एकदम से हमारी जो होल्डिंग फोर्सेस थी, जो बॉर्डर्स पे थी, वो एकदम से बॉर्डर पे पहुंच गई और दुश्मन के इलाके में घुसने वाली थी। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने आगे मूव करने का ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि ऊपर से प्रेशर भी आ रहे थे उनके बाकी देशों की तरफ से। लेकिन ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रिजॉल्व था। हम उस टाइम पे 57 माउंटेन डेव में थे, और ये यूनिट इम्फाल और आसाम के इलाके में थी। तो उधर मणिपुर में इलेक्शंस होने थे। तो मणिपुर के जो असेंबली इलेक्शंस थे 60 सीटों के, वो इलेक्शन होने के बाद फिर हमारी फोर्सेस वहां से चली। और मैं उस टाइम पे AQMG यानी कि असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर जनरल की पोस्ट पे था। और मेरी जिम्मेवारी थी कि पूरी फोर्सेस को मैं मूव करूं, पूरी उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम करूं, ट्रेन्स का इंतजाम करूं, उनके स्टोर्स की मूवमेंट का इंतजाम करूं। तो वहां से मूवमेंट का इंतजाम करने के बाद मैं मेरठ आ गया, और मेरठ में ट्रेन्स में उनको रिसीव करना था, और आगे जो इलाके थे हमारे ऑपरेशन इलाका, वहां उनको भेजना था। तो ये सारी बातें आपने मैडम को बाद में बताई, ये जो आप हमें बता रहे हैं इस तरीके से? नहीं, इतनी डिटेल में नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा गीता मैम, प्लीज ध्यान से सुनिए। कोई शक या कोई सवाल हो तो आज पूरा हो जाएगा। जी सर, प्लीज कंटिन्यू, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं बिल्कुल। क्योंकि ये जो ऑपरेशनल जो चीजें हैं वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि हम शुरू में अमृतसर के पास के ऑपरेशन इलाके में, पट्टन इलाके में हम डिप्लॉय हो गए थे। और उसके बाद मैं एक टोली को लेकर के, यानी कि एक ब्रिगेड ग्रुप को लेकर के, जिसमें स्ट्रेंथ लगभग 4000 करीब होती है, हम राजस्थान के इलाके में गए थे। जो कि फलौदी का इलाका था। और वहाँ हम इसलिए गए थे कि हम चाहते थे कि जो अपोजिंग फोर्सेस हैं यानी पाकिस्तान, उनको पता न चले कि हमारा मेन डिप्लॉयमेंट किधर है और हमारा टारगेट क्या है। तो वहाँ हम राजस्थान में उनको डिसीव करने के मकसद से गए थे। सर मैं माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, पर आपने कहा कि कुछ सेंसिटिव बातें होती हैं। इस समय आपको पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, देश विदेशों में लोग सुन रहे हैं। सो इज इट ऑल राइट टू शेयर ऑल दोस थिंग्स? मैं मतलब आउट ऑफ
एक सिटीजन के तौर पे आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक स्ट्रैटेजी भी शेयर कर रहे हैं, तो यू डोंट माइंड शेयरिंग ऑल दैट? हाँ, इसमें कोई अभी, क्योंकि वो हिस्ट्री हो चुका है, तो अभी उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ये नॉर्मल टैक्टिक्स है जो हम डिफेंस फोर्सेस में यूज करते हैं डिसेप्शन के लिए। और ये बातें आप वो बता रहे हैं जब पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, हमने जो टेररिस्ट थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, और उसके बाद अब हमारी जो है वो तैयारी हो रही है बॉर्डर के पास वेस्टर्न फ्रंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बेसिकली क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही थी, गवर्नमेंट का डिसीजन भी चेंज हो रहा था, और लकीली क्या हुआ कि बाद में जब देखा पाकिस्तान ने कि इंडिया बहुत सीरियस है, फिर मुशर्रफ जी ने 12 जनवरी 2002 को, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम सारे टेररिस्ट कैंप को हम यहाँ से बंद करेंगे और इंडिया को पूरा सपोर्ट करेंगे। ये कमेंट उन्होंने दिया सर, ये उन्होंने, which was made public, nationally and internationally। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वहाँ कैंप्स थे जो वो डिनाई होते गए इतने सालों से ना, जब ये कमेंट आई गए एक लीडर से जो पड़ोसी देश के, तो उन्होंने एक तरीके से कन्फेस भी कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कन्फेस किया। और बाद में मुझे ये भी याद है, अमेरिका के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर वहाँ पहुँचे पाकिस्तान में, और उन्होंने उनसे बातचीत वगैरह भी की, और उसके बाद उन्होंने हमारा इंडियन गवर्नमेंट को कन्विंस करने की कोशिश की कि हमें अटैक उन पे नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे फोर्सेस ने वहाँ से विड्रॉ नहीं किया। और एक और हादसा पाकिस्तान के टेररिस्ट ने किया था, जिसमें उन्होंने हमारे एक कैंप जो जम्मू के पास कैंप है, उसमें फैमिली क्वार्टर्स में जाके अटैक किया था, और उसमें करीब 40 जाने हमारे फैमिलीज की, बच्चों की गई उसमें। तो ये उसके बाद गवर्नमेंट दोबारा सख्त हो गई थी और फिर उनके ऊपर अटैक करने वाले थे, पर समहाउ जो डिप्लोमेटिक प्रेशर इतना आ गया था दोनों गवर्नमेंट्स के ऊपर, तो फिर बाद में धीरे धीरे ट्रूप्स ने विड्रॉ किया। अदरवाइज आप ये देखिए कि ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा टेंस थी कि 5 लाख ट्रूप्स हमारे वहाँ पर डिप्लॉयड थे, और फिर पाकिस्तान भी फुली मोबिलाइज हो गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन थी, और पूरे लोडेड थे सब कुछ, मिसाइल्स भी लोडेड थी। तो चलो लकीली सिचुएशन इवॉल्व हो गई, रिजॉल्व हो गया। गीता मैम, कोई और सवाल पूछना चाहेंगी, कोई क्लैरिटी चाहेंगी सर से? नहीं, मैं कुछ क्लैरिटी नहीं चाहूंगी, ठीक है, ये सारी चीजें इनकी अपनी ऑफिस की चीजें थी, तो अपना ठीक है, मेरे को कभी मैंने माइंड नहीं किया। पर मैम मेरे को एक चीज ठीक नहीं लगी मैम। फिर भी जब वो उस दिन जा रहे थे ना, उनको ये नहीं बोलना चाहिए था कि ये तो शादी से पहले सोचना चाहिए था। नहीं मैम, नहीं, वो मैं नहीं मैम, नहीं, मेरे हस्बैंड का पहला प्यार हमेशा देश रहा। नहीं मैम, मैं दिल पे पत्थर रख के मैं ये बात कह रहा हूँ। हाँ, संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं खास मेहमान मेजर जनरल डॉक्टर जगबीर सिंह ढुल, VSM रिटायर्ड। और सर, वो जब एक लम्हा होता है जब विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया जाता है, एक अलग ही भाव, एक अलग ही दैट वाइब्रेशन इनसाइड द बॉडी कुछ होता होगा जरूर। हाँ, तो खुशी तो मिलती है, उसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज ये नेशनल ऑनर है, प्रेसिडेंट का अवार्ड है, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी साइटेशंस पहुंचती हैं आर्मी हेडक्वार्टर में, मिनिस्ट्री में, और बहुत कम अवार्ड्स हैं जो दिए जाते हैं। तो खुशी सर्टनली मिलती है, और रिकग्निशन मिलता है नाम के साथ आपको ये डेकोरेशन लगाने का। तो ऑफ कोर्स सब लोग चाहते हैं कि ऐसे अवार्ड्स उनको मिलें। और उस समय आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी याद आते होंगे, लम्हे, जैसे आपने पार्लियामेंट अटैक के बारे में बताया, उससे पहले जब बालाकोट की स्ट्राइक हो रही थी तब जहाँ पे आप पोस्टेड थे। इसके अलावा भी कुछ चैलेंजेस आते होंगे ना सर, जैसे पहाड़ी इलाकों में आपने सर्व किया, उधर सिर्फ दुश्मन ही नहीं है बट नेचुरल चैलेंजेस भी बहुत आते होंगे। हाँ बिल्कुल मुनीज, ये जो आप कह रहे हैं रियल लाइफ चैलेंजेस हैं, ये जो हर एक को मौका नहीं मिलता है इन चैलेंजेस को फेस करने का। जी। और जब हम कारगिल के इलाके में थे, मुझे एक इंसिडेंट याद आता है
कि हम कारगिल से करीब 70 किलोमीटर दूर के इलाके में हम स्नो क्लियरेंस वगैरह का नॉर्मल कार्रवाई कर रहे थे। तभी सडनली पहाड़ के ऊपर से जो बर्फ़ की फिसलन होती है, एवलांच होता है, वो नीचे आ गया एकदम से। और ये ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। उस टाइम पे हमारा डोजर ऑपरेटर वहाँ काम कर रहा था, मुझे वो सीन अभी भी याद है। वो उस टाइम पे डोजर का तेल बंद करने की डोजर के साइड में आया था और पहाड़ उसकी दूसरी साइड था। तो इतना ज़्यादा बर्फ़ आया कि उसका पूरा डोजर करीब 150 फीट नीचे चला गया। लकीली उसने ट्रैक्स को पकड़ के रखा और फाइनली जहाँ वो लैंड किया डोजर के साथ, वहाँ पर जो बर्फ़ थी वो बर्फ़ डोजर के लेवल तक आ गई। लकीली उसकी जान बच गई। तो हम लोग वहाँ से पूरी रिपेयर पार्टी वगैरह लेकर के एवलांच के ऊपर से जा करके वहाँ जा करके फिर इक्विपमेंट्स वगैरह रिपेयर किए और वो हमने बिल्कुल रोड का इलाका क्लियर किया। और दूसरा इंसिडेंट मुझे याद है जोजिला पास के इलाके में, जब हम स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन करा रहे थे तब 150 फीट 200 फीट की जो स्नो की अक्यूमुलेशन है उसको हम क्लियर करने के बाद पता चलता था कि वो बिल्कुल ही रोड वहाँ है ही नहीं, वहाँ बिल्कुल कच्चा रास्ता है, रोड तो बिल्कुल साइड में है। तो दोबारा हमें स्नो कटर से काट करके रोड के दूसरी अलाइनमेंट हमें तैयार करनी पड़ती थी। Which is a great challenge. Yeah, it was really great challenge। और ऊपर से सनबर्न और स्नो बाइट्स, ये सब नॉर्मल इंसिडेंट्स होते हैं। हेल्थ हैजर्ड तो है ही, ऑक्सीजन की वैसे कमी है वहाँ पर, तो ये चैलेंजेस ऑफ कोर्स है। युवा इस समय हमें सुन रहे हैं इस प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में, आप उन्हें प्रोत्साहित अगर करना चाहें कि वो यूनिफॉर्म पहने या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करें, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस आपको एक कंप्लीट पैकेज देती हैं और ये पैकेज अनमैच्ड है। इसमें आपको बेस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगा, सर्विस कंडीशंस भी अच्छे हैं, चैलेंजेस आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाएंगे, क्योंकि ये चैलेंजेस जब आप फेस करेंगे तो जब छोटे मोटे आपको दिक्कतें आएंगी आप स्माइल करते हुए उनको ओवरकम कर पाएंगे। और साथ साथ आपको अपना स्किल सेट इंप्रूव करने के लिए भी बहुत मौका मिलता है। और बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि सोशल लाइफ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये सब एडवेंचर एक्टिविटीज़ आपको परस्यू करने का मौका मिलता है। और देखो, एट द सेम टाइम हमें ये ज़रूर समझना है कि आर्म फोर्सेस में ये नहीं है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होगी। वहाँ जब जाएंगे आपका एजुकेशन लेवल आपको कंटिन्यूसली अपग्रेड करना है, जिससे कि आप अपने आप को एब्रेस्ट रखें विद लेटेस्ट सिचुएशंस। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कंप्लीट पैकेज है और बहुत अच्छा लाइफ है, उसमें कोई शक नहीं है। और उससे एक खास बात ये कि डिसिप्लिन भी सिखाती है आर्म्ड फोर्सेस आपको, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बन जाता है। केवल डिसिप्लिन ही नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटीज अनमैच्ड हैं, वो आपको कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकता। और एस्पिरेट द कोर तो बहुत जबरदस्त है। आप ये देखिए कि अपने साथी के लिए आप जान तक देने के लिए तैयार हैं। तो ये क्वालिटी केवल जो डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग है वही इम्पार्ट करती है। एक सवाल पूछ के मैं ये प्रोग्राम जो है इसे विराम देना चाहूँगा। ये तिरंगा आपके लिए क्या मायने रखता है सर? तिरंगा हमारे लिए अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, उसमें कोई शक नहीं है। और ये बड़े फख्र की बात है कि हम इस तिरंगे के लिए कुछ कर सकें। तिरंगे के सामने कोई भी चीज़ अहमियत नहीं रखती। सर, ये मेरा ऑनर था कि आज संदेश टू सोल्जर्स में आपसे हमारी बात हुई। मेजर जनरल डॉक्टर जगबीर सिंह ढुल, VSM रिटायर्ड। मैं कहूँगा जो वर्ड आपने प्रोग्राम से पहले कहा था, यू आर री अटायर्ड सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए और संदेश टू सोल्जर्स में आने के लिए।
तुम चांद हो